Hello students and welcome back to our YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 3 of chapter 1st. In today's lecture we will discuss about Coulomb's law and principle of superposition. जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह हम क्विक माइंड मैप पे नज़र ज़रूर डालते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। तो ये अपना इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट चलने लग रहा है जिसके अंदर आज हम इस जगह पे हैं। हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। और इस तरह से हम ये भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस अगर हो तो नेट फोर्स किस तरह से निकाली जाती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अपना टॉपिक है कूलोम्स लॉ। ये कूलोम्स लॉ क्या होता है? आपने क्लास 11th में पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें आपने देखा था कि दो मासेस एक दूसरे को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं और उन दोनों की बीच की जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए कूलोम्स लॉ भी हमने समझना है। कूलोम्स लॉ क्या कहता है? ये सिंपल चार्जेस की प्रॉपर्टी है। आपने पढ़ा है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर जो डायग्राम लिया है, इन दोनों में जो चार्ज लिया है वो दोनों पॉजिटिव लिए हैं। Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है और उन दोनों को कुछ डिस्टेंस r पे रखा हुआ है। इन दोनों को हमने माना हुआ है कि इनको हमने एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है। अब कूलोम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों के बीच की जो रिपल्सन होगी वो डिपेंड करती है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। इसी तरह से ये डिपेंड करती है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। यानी कि जितना चार्ज हम ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दोनों में से किसी भी एक चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो F की वैल्यू Q1 पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है और Q2 पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। इन दोनों पॉइंट को एक साथ रखा जाता है, इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2। इसी तरह से ये तो था पहला फैक्टर। इसके अलावा फोर्स जो है वो डिपेंड करती है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पर। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू भी लगातार कम होती जाएगी। बट स्क्वायर का मीनिंग अब क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है यहाँ जो आर आपने मानी है इसको हम डबल कर देते हैं। डबल का मीनिंग आर की जगह हम इसको अगर कर देते हैं 2R। 2R करने के बाद में मैं इसको साइड में एक बार लिख देता हूँ कि जो फोर्स जो थी आपकी वो इनवर्सली डिपेंड करती है 1/r² पर। अब आपने क्या किया, आर को चेंज कर दिया 2R से। 2R से चेंज करने के बाद में जो नई फोर्स आएगी वो क्या आएगी, इनवर्सली डिपेंड करेगी नई डिस्टेंस के स्क्वायर पर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4R²। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो पहले जो डिस्टेंस थी उससे डबल करने के बाद में जो फोर्स की वैल्यू जो है, नई फोर्स की वैल्यू वो पहले से 4 टाइम्स कम हो जाती है। तो स्क्वायर का मीनिंग ये होता है। इस तरह से आप अगर डिस्टेंस को r की जगह 3R करोगे तो ये जो है यहाँ पर 3R का स्क्वायर यानी कि 9R² आ जाएगा। तो डिस्टेंस 3R करने पर फोर्स जो है 9 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने समझा कि फोर्स जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करने के बाद में F की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हमेशा की तरह हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो उसकी जगह हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ जो कांस्टेंट है उसको मैंने मान लिया स्मॉल के Q1 Q2/r²। अब ये स्मॉल के जो है इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लेके चलते हैं 1/4πε0। अब ये देखो ये वैल्यू फिक्स है वैसे तो, बट ये एप्सिलॉन नोट ऐसा नंबर है जो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ये एप्सिलॉन जो है ये ई की तरह लिखा जाता है, आगे इसके नोट लगाया हुआ है यानी कि 0 लगाया हुआ है। कुछ इस तरह से, ये इस तरह से लिखते हैं इसको हम। कई बुक्स में इसको इस तरह से लिखा होता है, तो वो एक ही बात है, आपने ध्यान रखना है। ये एप्सिलॉन नोट जो है इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इस तरह से एफ की वैल्यू आ जाती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नोट को आपने क्या बोला, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब यहाँ मीडियम कौन सा है अपना, मीडियम अपना है एयर और वैक्यूम।
इसलिए यहाँ इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अब ये परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी को सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के अलावा ये जो मीडियम होता है ये भी इफेक्ट डालता है इस फोर्स की वैल्यू को। किसी मीडियम के अंदर इस फोर्स की वैल्यू को मीडियम कम कर देता है। एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में अलग अलग मीडियम की अलग अलग टेंडेंसी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, इन्हीं चार्जेस को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं वाटर के अंदर तो आप देखोगे ये जो फोर्स है जो एफ मानी हुई है ये 81 टाइम्स कम हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। इस तरह से केरोसिन ऑयल में डालेंगे तो ये जो फोर्स है वो 2 टाइम्स कम हो जाएगी। तो हमने ना तो चार्ज की वैल्यू को चेंज किया, न ही हमने डिस्टेंस को चेंज किया, हमने सिर्फ चेंज किया है मीडियम को। तो मीडियम को चेंज करने के बाद में जो फोर्स की वैल्यू चेंज होने लग रही है वो किसकी वजह से होने लग रही है? उस मीडियम की परमिटिविटी की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी डिसाइड करती है कि दो चार्जेस एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। तो ये था आपका पॉइंट परमिटिविटी का, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट आपने लिया है इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो लेते हैं वो लेते हैं 9 इंटू 10⁹। और ओबियस सी बात है, अब यूनिट निकालना जानते हो कैसे। इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी जो पार्ट है सब एक तरफ कर देते हैं। जैसे ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा तो एफ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये चार्जेस ऊपर हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में और एफ की साइड में जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो यूनिट क्या बनेगी? एफ की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और ये 2 कूलम है, कूलम स्क्वायर बनेगा जो डिवाइड में होगा तो इसको बोल देंगे कूलम पर स्क्वायर। तो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो विद यूनिट होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट और कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ये वेक्टर फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे भी किस तरह से इसकी हम डायरेक्शन को चेक करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। हम जो कूलम यहाँ पर यूज करने लग रहे हैं या कूलम आप बार बार यूज करने लग रहे हैं, इस कूलम की डेफिनेशन समझते हैं। कूलम होती क्या है? कूलम होती है एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है चार्ज की वो होती है कूलोम। साइंटिस्ट के नाम पर है ये। अब ये कूलोम को डिफाइन कैसे किया जाता है? इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जो दोनों चार्जेस है उन दोनों की वैल्यू मानी जाती है 1 कूलम। जैसे Q1 की वैल्यू 1 कूलम मानी है आपने, और सेकंड कूलम की, सेकंड चार्ज की वैल्यू वो भी 1 कूलम मानी है, और दोनों के बीच का जो गैप है उसको 1 मीटर कर दिया जाता है इस केस में। और हमने मीडियम कौन सा माना है? एयर और वैक्यूम ही लेके चले हैं। तो आप देखोगे जब यहाँ आप देखो इस जगह पर वैल्यू पुट करोगे, आप एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ क्या आएगा आपके पास? एफ इज इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10⁹। ये देखो आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की, चार्जेस की वैल्यू पुट की आपने 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर जो कि अपना कितना है 1। तो इस तरह से आप सबकी वैल्यू Q1 Q2 R की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सब कुछ 1 आ जाएगा। और साथ में क्या है यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से क्या देखा, ये जो फोर्स है ये कितनी बन जाएगी? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो आपने देखो इस डायग्राम से समझना है, आपने क्रैमिंग नहीं करनी है। ये डायग्राम क्या कह रहा है इसको आप देखते जाओ और उसी के अकॉर्डिंग आपके माइंड में अपने आप इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, 1 कूलम की डेफिनेशन बन जाएगी। किस तरह से बनेगी? तो देखिए दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 मीटर। और दोनों को जब एयर और वैक्यूम में रखा गया है तो दोनों एक दूसरे को कितनी फोर्स से रिपेल करने लग रहे हैं? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन से। तो ऐसे चार्जेस जो एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन से रिपेल करते हैं जब दोनों को 1 मीटर के गैप पे रखा जाता है एयर और वैक्यूम के अंदर, तो ऐसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना माना जाएगा? 1 कूलम माना जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा हम इस तरह से कह सकते हैं, 1 कूलम कैन बी डिफाइन एज द चार्ज विच रिपेल इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव माने हमने, इक्वल एंड सिमिलर, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल है, सिमिलर का मीनिंग दोनों पॉजिटिव है, और दोनों नेगेटिव भी ले सकते थे, उस केस में भी रिपल्सन होगी। विद ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। यहाँ पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दोनों को कितने गैप में रखा है? यहाँ पर 1 मीटर के गैप में। कहाँ रखा है? एयर और वैक्यूम में। व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट
इन एयर और वैक्यूम। तो इस तरह से आपने क्या देखा, 1 कूलम की आपने डेफिनेशन देखी। तो कूलम क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। ये अपना होता है कूलम्स लॉ, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड निकाला फोर्स का। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आपने देखो, दोबारा से हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्जेस के अलावा डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग परमिटिविटी होती है। इसके बाद में देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 4। अपने जो सीरीज का, इस चैप्टर की सीरीज का ये 4th बूस्टर है, इस लेक्चर का पहला है ये। तो ये देखिए इसमें क्या बताया गया है, देर आर 2 वेज टू डिफाइन अदर यूनिट ऑफ द चार्जेस। चार्जेस की अलग भी यूनिट्स होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वाली यूनिट आपने नाम सुना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये होती है सीजीएस यूनिट, चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है। इसके अलग नाम भी है, इसको स्टैट कूलम भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएसयू। इसको स्टैट कूलम भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट में स्टैट इस तरह से लिखा जाता है। इसको फ्रैंकलिन भी लिखा जाता है, जिसको एफआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक यूनिट और होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो होती है उसके अंदर कंसीडर की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एक्चुअल में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से सी टाइम्स ज़्यादा होती है। सी टाइम्स का मीनिंग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो मीटर को मैंने सेंटीमीटर में लिया तो ये बन जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ये वाला नंबर आपने कंसीडर करना है। तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से 3 × 10 टाइम्स ज़्यादा होती है इन सीजीएस फॉर्म। तो इस तरह से आपने क्या देखा, 1 EMU इज इक्वल टू होता है 3 × 10 टाइम्स ऑफ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये जो EMU होता है ये कूलोम्स के 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो चार्ज है उसकी 2 तरह से यूनिट और स्टडी की जा सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हम रेस्ट में चार्ज को कंसीडर करते हैं, उस टाइम जब वो चार्ज मूव करता है तो उस टाइम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, ये मान के चलते हैं। तो उस केस में हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने ध्यान रखना है, हालांकि बोलने में 1 कूलम बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, बट 1 कूलम चार्ज जो है इतना छोटा नहीं होता है। क्योंकि आपने अभी क्या देखा था कि 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 कूलम चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स एग्जर्ट करता है, वो करता है 9 × 10⁹ न्यूटन के इक्वल। यानी कि 1 कूलम चार्जेस एक जैसे 2 1 कूलम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन से रिपेल करते हैं। ये जो फोर्स है ये अप्रोक्सीमेटली 130 लाख पीपल के वेट के बराबर है, जिसका हम मान सकते हैं एवरेज जो मास है वो कितना माना है, 10⁹ किलोग्राम माना है। यानी कि ये समझने वाली बात है कि ये जो फोर्स है ये बहुत बड़ी है। और ये फोर्स बड़ी क्यों है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ी है। हालांकि देखने में 1 कूलम लग रहा है, बट ये 1 कूलम जो है ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, जो कि इतने लोगों के वेट के बराबर फोर्स एग्जर्ट करता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद में देखते हैं अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। क्योंकि आपने अभी फॉर्मूला तो निकाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में था, बट आपको पता है जो फोर्स होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और आपको पता है जब तक वेक्टर क्वांटिटी की हम डायरेक्शन नहीं निकालेंगे तो वेक्टर अधूरा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक सिंपलेस्ट जो कंडीशन है उसको कंसीडर किया है। हमने ये माना है कि ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है XYZ। इसके ओरिजिन पे हमने चार्ज मान लिया +Q, और उस डिस्टेंस r पे चार्ज हमने माना है Q0। अब आपको पता है दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज। तो पहला चार्ज कितना है Q1, दूसरा चार्ज कितना है Q0 डिवाइडेड बाय r²। तो ये तो अपना है मैग्नीट्यूड, बट हमें क्या करना है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं अपनी छोटी सी प्रीवियस नॉलेज को। देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर को ए अगर वेक्टर मान के चलते हैं तो आपने ये पढ़ा है कि वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर। ये आपने क्लास प्लस में वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा है।
तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यूनिट वेक्टर जो है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जब वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। तो इसी पॉइंट को आपने यहाँ अप्लाई करना है आर वेक्टर के लिए। ये आपके पास आर वेक्टर गिवन है, इस आर वेक्टर को ध्यान से देखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर मॉडुलस इंटू में आर यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मॉडुलस। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस फोर्स को अब वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर की नॉलेज का। किस तरह से, तो ये देखिए, इस फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ तो सिंपली क्या करते हैं, एफ के ऊपर एरो लगा देते हैं। इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। अभी तक ये वेक्टर नहीं बना है, क्यों, क्योंकि ये एक नंबर है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर देखो, चार्ज का तो ले नहीं सकते क्योंकि चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अपने पास कौन सा वेक्टर है, यहाँ पर आर जो पोजिशन वेक्टर है वो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, आर रूफ लगा देंगे, आर यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। अब आर यूनिट वेक्टर हम क्या पुट कर सकते हैं, आर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। तो इसको हमने चेंज किया तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर की जगह हमने पुट कर दिया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो आपने क्या देखा, ये देखो, ये आर स्क्वेयर है, ये आर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर क्यूब। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला अपने पास बन चुका है। देखिए यहाँ पर दो तरीके से हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो ये वाला फार्मूला और एक ये वाला जो सबसे स्टार्टिंग में देखा था आपने। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आर स्क्वेयर है, यहाँ पर आर क्यूब है। बट जहाँ पर आर स्क्वेयर लगाते हैं वहाँ हमेशा आर रूफ लगा मिलेगा, और अगर नीचे आर क्यूब है तो वहाँ हमेशा क्या मिलेगा, आपको आर वेक्टर मिलेगा। ये आपने हमेशा माइंड में रखना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि कहीं यहाँ आर स्क्वेयर और यहाँ आर वेक्टर लगा दो, नहीं, आर वेक्टर अगर लगाओगे तो नीचे हमेशा क्या मिलेगा, आर क्यूब मिलेगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये तो था बिल्कुल सिंपल सा केस। अब इस सिंपल केस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कुछ इस तरह से देखो, ये अपना कार्टेशियन सिस्टम वही है। अब हमने जो चार्जेस थे उन दोनों को शिफ्ट कर दिया साइड में। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। ये दोनों चार्जेस जो हैं, इन दोनों चार्जेस की लोकेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखिए, जो पहला चार्ज है Q1, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 बनने लग रहा है। सेकंड जो चार्ज Q2 है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना बना हुआ है यहाँ पर, R2। अब ये देखिए, हमें ये पता है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और कितनी फोर्स रिपेल करते हैं इसका फॉर्मूला आपने जस्ट अभी चेक किया था। क्या चेक किया था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, देखो मैं यहाँ लेके चलता हूँ आर क्यूब, तो इसके लिए यहाँ क्या लेना पड़ेगा, आर वेक्टर लेना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ये तो था पीछे वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूले को इस कंडीशन के ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए, जो फोर्स लेंगे, क्योंकि देखो F पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F और ये जो R है, ये दोनों सेम डायरेक्शन वाले हैं। ये R और ये F दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसी तरह से आपने चेक करना है इस डायग्राम में। ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, Q1 पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लगने लग रही है, F12। ये कौन लगाने लग रहा है, Q2 लगाने लग रहा है, यानी कि F12 को मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑन चार्ज Q1। एरो से पता लग रहा है आपको, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। इसी तरह से F21 का मीनिंग क्या हुआ, F21 का मीनिंग ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। तो इस तरह से आपने फोर्सेस की वैल्यू को पता किया। अब ये देखिए, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस F को मैं मान लेता हूँ F12 मान के चलता हूँ। अगर मैंने यहाँ F12 ले लिया तो भी सी बात है, अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, इसको मैं R मान लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में R मान लिया। हालांकि देखो, इन दोनों वेक्टर की, ये दोनों वेक्टर है, ये R के इक्वल ही है मैग्नीट्यूड के अंदर। तो इसको एक बार R ले लेता हूँ मैं, R क्यूब डिवाइडेड
डिवाइड किया आर क्यूब से, इनटू में आपने क्या करना है आर वेक्टर को करना है। तो ये देखो F12 की डायरेक्शन वाला आर वेक्टर लेना पड़ेगा, ये वाला वेक्टर। तो देखो कौन सा इसमें, ये देखो ये दोनों हाईलाइट होने लग रहे हैं, ये दोनों एक जैसी डायरेक्शन में है। तो F12 के लिए कौन सा लेना पड़ेगा, R21 लेना पड़ेगा। अब एक बात नोट करने वाली है कि इसको R21 और R12 नीचे वाले को किस तरह से नोटेशन दी जाती है। तो इसकी पहचान क्या होती है, ऐसे वेक्टर के केस में क्या होता है, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, जैसे ये वाला ब्लू वाला जो वेक्टर है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और किस तरफ जाने लग रहा है, 1 की तरफ जाने लग रहा है। इसलिए जहां से स्टार्ट होता है उसको पहले रखते हैं और जिस तरफ जा रहा है उसको बाद में रखते हैं। तो कहां से जा रहा है, 2 से 1 की तरफ, तो इसलिए इसको बोला है R21। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, R12, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, चार्ज नंबर 1 से। इसका है टेल जो है वो 1 पे है, हेड इसका कहां पर है, 2 पे, तो 1 से 2 पे। 1 को इस तरह भी कह सकते हैं, इनिशियल से फाइनल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये जो है इनिशियल यानी कि 2 से किस तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। तो आप समझ गए। अब एक पॉइंट साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है वो क्या है। एक इसे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि आपने देखो ये R21 जो लिया है, R21 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो R21 को आप लिख सकते हो, देखो वेक्टर की नॉलेज के अकॉर्डिंग R21 जो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान के चलते थे +1 के अंदर। अगर आपको वो भी ध्यान नहीं है तो आपने क्या करना है, जहां पर एरो इसका जाने लग रहा है उसको हम फाइनल मानते हैं, जहां से स्टार्ट होता है उसको हम इनिशियल मानते हैं। तो इस तरह से इस पोजिशन वेक्टर की वैल्यू निकालना हो, इस वेक्टर की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर। तो फाइनली एरो कहां पर है इसका, R1 पे है, स्टार्ट कहां से हुआ था, R2 से। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये भी समझ में नहीं आता तो इसको आप सिंपली ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि दो वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में है वो किसके इक्वल होते हैं, अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल होता है। उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप सोल्व आउट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप देखोगे R12 की वैल्यू, तो R12 की वैल्यू क्या आएगी, R12 कहाँ पर है, ये रहा R12 का फाइनल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, एरो कहाँ पर आ रहा है, 2 पे आने लग रहा है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R2। तो R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि R12 जो है और R21 दोनों एक जैसे हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों एक ही गैप को रिप्रेजेंट करने दे रहे हैं जो कितना है R। इसको मैंने R मान लिया, तो इस तरह से मैंने यहाँ R माना हुआ है। इसको आप इसको वापस अगर सही तरह से लिखना चाहो तो इसको वापस हम लिख देते हैं यहाँ R21, ये मॉडुलस का क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने लिखना है F21 की वैल्यू को। F21 की वैल्यू किस तरह से लिखते हैं, F21, तो F21 के लिए वही तरीका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच में गैप का क्यूब इनटू में वेक्टर। तो ये देखिए F21 जो है इसकी डायरेक्शन में कौन सा है, ये वाला, ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ F21 के लिए कौन सा आएगा, R12। तो यहाँ R12 इसका एरो, और इस तरह से आपने यहाँ क्या किया, R12 एरो उसका मॉडुलस और क्यूब कर दिया आपने। तो ये बिल्कुल सिंपल सा केस आपने देखा कि किस तरह फोर्सेस को हम चेक करते हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर। अब देखिए एक बात नोट करने वाली और भी है यहाँ पर, आप देखो कि इन दोनों वेक्टर की वैल्यू एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट है। डायग्राम में क्लियर कट आपको नजर आ रहा होगा, R21 और R12 दोनों का मॉडुलस तो एक जैसा है बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करने लग रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये R12 है और ये R21 है मैग्नीट्यूड में तो एक जैसे हैं बट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस तरह से अपोजिट होने की वजह से R12 को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ R21 लिख सकते हैं। तो ये देखिए इतना इतना पार्ट दोनों फोर्सेस के अंदर इक्वल है और ये जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू भी इक्वल है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों जो फोर्सेस है इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन भी क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम और ये वाली भी चीज सेम बट डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। तो जितना भी ये दोनों वेक्टर हैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से
इसको हमने इस तरह से लिखा है F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करने लग रहा है तो दूसरे वाला पहले वाले को रिपेल करने लग रहा है, और दोनों के बीच में जो फोर्स की वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है। और आप इसको जानते हो, इस पॉइंट को जानते हो, आपने पढ़ा है न्यूटन लॉ पढ़े हैं आपने। न्यूटन लॉ जो मोशन के लॉ होते हैं उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, एक फोर्स को एक्शन मानते हैं, दूसरे वाली फोर्स को रिएक्शन मान के चलते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो कूलोम्स लॉ है फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो ये आपका था वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलोम्स लॉ। इसके अलावा आप ये जो वैल्यूज है यहाँ पर, ये जो वैल्यूज है यहाँ से, जैसे R21 की वैल्यू यहाँ ये वाली पुट कर सकते हो, इस तरह से R12 की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इनके पोजीशन वेक्टर भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि वेक्टर फॉर्म किस तरह से चेक करते हैं। इसके बाद में देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस वाले केस में क्या है कि अपने पास एक चार्ज है Q0 और इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले n चार्जेस हैं, यानी कि Q1 Q0 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q0 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 Q0 पे फोर्स लगाने लग रहा है। इस तरह से एक चार्ज पे काफ़ी सारे चार्जेस मिलकर फोर्स लगाते हैं। तो उस केस में नेट फोर्स की वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले हम डायग्राम को चेक करते हैं। Q1 जो है उसका पोजिशन वेक्टर है R1, Q0 जिसपे हमने फोर्स निकालनी है उसका पोजिशन वेक्टर है R0, Q2 का है R2, Qn का है Rn। अब ये देखिए, अब आपने क्या करना है, F01 की वैल्यू निकालनी है, F02 की वैल्यू निकालनी है, F0n की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से इन सब की वैल्यू निकालते हैं हम। तो इनकी वैल्यू निकालते हैं तो देखिए ये वाला वेक्टर कितना आएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है उसी की डायरेक्शन में दोनों के बीच का जो गैप होता है उस वेक्टर को लिया जाता है। तो ये वाली जो फोर्स है इसके लिए जो वेक्टर लिया जाएगा ये वाला लिया जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो मैंने आपको ये भी बताया कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। एरो फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो इसकी जो टेल है वो रिप्रेजेंट करती है इनिशियल पोजीशन को, यानी कि ये बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या बन गया, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 से किस तरफ जा रहा है 2 पे, तो इसको लिखेंगे 1 0। ये ध्यान रखना आपने, R10 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाने लग रहा है, नोट की तरफ, तो R10। इसी तरह से आपने देखना है Q2 वाले केस में। Q2 वाले केस में जो एरो बनेगा वो किस तरफ बनेगा, फोर्स की डायरेक्शन में बनेगा। तो फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये एरो इस तरफ जाएगा। इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, इसकी वैल्यू भी उसी तरीके से। ये देखो फाइनल कहाँ है Q0 पे, इनिशियल कहाँ है Q1 पे। तो इसको अगर वेक्टर की इस तरह लिखते हैं तो ये तो होगा R20। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर R0 माइनस R2। इसी तरह से हम देखते हैं इस वाले केस को। इस वाले केस में जो दोनों के बीच में गैप को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होगा वो क्या होगा, R स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, N से, जा कहाँ रहा है, नोट पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, R0 माइनस Rn। तो ये आपने देखा कि किस तरह से फोर्सेस को चेक करने के लिए हमें चार्जेस के बीच के जो का गैप है उनके वेक्टर को भी पता करना पड़ता है, और इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जितनी भी फोर्सेज लग रही है उन सबको ऐड कर दो वेक्टर के तरीके से, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर सम। वेक्टर सम का मीनिंग क्या होता है कि सबको हमने प्रॉपर लॉ का यूज करके ऐड करना है। तो F01 प्लस F02 प्लस F03 जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको हमने क्या कर देना है, उनका वेक्टर एडिशन कर देना है। वेक्टर एडिशन और सिंपल अलजेब्रा का एडिशन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो सिंपल सा ये बताने वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमने मैथ में पढ़ा है 5 + 5 = 10, बट वेक्टर के अंदर जरूरी नहीं है कि 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन 10 न्यूटन हो, क्योंकि हो सकता है दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिटली काम कर रही हो। ऐसे केस में 5 + 5 नहीं होगा, 5 - 5 हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह से अगर दोनों
फोर्सेज एक दूसरे के 90 डिग्री इफेक्ट करती है, उस केस में भी रिजल्टेंट ना ही 0 आएगा ना ही 10 आएगा। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फोर्सेज होती है या जो भी वेक्टर होते हैं उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस तरह से लॉज का यूज करना पड़ता है, रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी काउंट करना जरूरी होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इन सभी फोर्सेज की वैल्यू को चेक करना है, उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये देखो हम वैल्यू पुट करते हैं 1/1। आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। के F01 किसके बीच में है, F01 फोर्स है Q1 और Q0 के बीच में। तो पहला चार्ज कितना है Q1, दूसरा चार्ज कितना है Q0, डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। क्यूब ऑफ डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, डिस्टेंस कौन सी, ये रही डिस्टेंस, ये वाली ना R12, R10 से क्या लिख सकते हैं हम, R0 माइनस R1, इसका क्यूब। और आपको पता है अगर यहाँ क्यूब लगा देते हैं तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ता है, वेक्टर कौन सा है, R0 माइनस R1। इस तरह से आपने पुट करना है सेकंड के लिए। सेकंड के लिए पुट करते हैं, एक और पुट कर देता हूँ के, सेकंड वाले का केस कौन सा है, Q2 और Q0 वाला। तो चार्ज कौन सा है, Q2 और Q0 डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये R0 R2 वेक्टर का मॉडुलस और क्यूब, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका R0 माइनस R³ वेक्टर। ये तो अपने दो चार्ज आ गए। इस तरह से करते करते हम सभी चार्जेस की वैल्यू रख देंगे और हम आ जाएंगे लास्ट वाले चार्ज पे जो nth चार्ज अपना है। इस वाले केस में क्या आएगा, के क्यू एन Q0 बाई में क्या आएगा, क्यूब ऑफ द मॉडुलस, कितना बनेगा मॉडुलस का क्यूब, ये आएगा R0 माइनस RN इसका क्यूब इंटू R0 RN वेक्टर। तो ये देखा आपने, इन सभी की वैल्यूज को पुट किया, आपने सोल्व आउट कर दिया। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, देखो के सब में कॉमन है और Q0 सब में कॉमन है, इसको कॉमन रखे बाकी हम सब कुछ क्या करते हैं एक साथ ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है, के कॉमन लिया आपने, Q0 कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ रह चुकी है उनको वापस लिख देते हैं। तो थोड़ा सा लिखने में टाइम तो लगेगा बट टॉपिक है तो हमें इसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। तो R0 R1 क्यूब R0 R1 वेक्टर प्लस, इस तरह से सीधा मैं लास्ट वाला लिख देता हूँ QN बाय R0 RN वेक्टर का क्यूब, मॉडुलस का क्यूब, और R0 RN वेक्टर। तो ये देखिए अब क्या होता है जब इतनी सारी टर्म्स एक साथ आ जाए, जैसे ये कितनी टर्म्स बनेगी, एक से स्टार्ट हो गए nवीं टर्म तक चले जाएंगे, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं सिग्मा का। तो के को मैं साथ साथ ले लेता हूँ, के की वैल्यू आपने क्या ली थी 1/4πε0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसी टर्म्स जिनमें कुछ कॉमन हो, कुछ एक जैसी चीज नजर आने लग रही हो, तो देखो इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं सिग्मा के अंदर हम। सिग्मा का मीनिंग होता है इन सब टर्म्स का ऐड करना, सबको सम करना है। तो सम कैसे करना है, तो ये देखिए, देखो Q1 Q2 Q3 इस तरह से Qn तक पहुंच जाते हैं हम। तो जो जिस नंबर में चेंजेस हो रहे हैं उसको हम आई मानते हैं। तो ये वाला Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस तरह से Qn है, तो इसको हम Qi मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय, देखो R0 सब में है, R0 सभी में आएगा, तो जो चेंज नहीं हो रहा उसको ऐसा रखने R0। फिर दोबारा देखो R1 आ रहा है, ये R2 आ रहा है, ये Rn आ रहा है, तो जो वेरी करता है वहाँ आई मान लेते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर अपना, इसका क्या था, मॉडुलस का क्यूब, और R0 Ri वेक्टर, इस तरह से। अब ये बन गया अपना सिग्मा का केस। अब ये सिग्मा क्या कहता है, सिग्मा ये कहता है कि आई स्टार्ट करना है आपने 1 से। 1 से का मतलब ये है कि पहले अगर आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म बन जाएगी, फिर सिग्मा मतलब सम, फिर आपने आई की वैल्यू पुट करनी है 2 तो सेकंड टर्म बन जाएगी, फिर प्लस यानी कि सिग्मा सम, इसके बाद में हमने आई की वैल्यू पुट करनी है 3। इस तरह से I1 की वैल्यू लगातार 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे और कहाँ तक चले जाएंगे, n तक चले जाएंगे। तो आई की वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, n। इस तरह से जितनी भी टर्म्स आएगी आई की वैल्यू को 1 2 3 पुट करके उन जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का आपने सम कर देना है, जो सिग्मा का मीनिंग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एफ नेट की वैल्यू निकाली जाती है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो लिखने में बड़ा है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। तो ये अपना था
लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद में आता है अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 5। ये क्या कहता है? सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी बातें हैं, बट थोड़ा सा इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे तो थोड़ा माइंड में आसानी से रह जाएगा। ये क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, तो इसी वजह से हमने लॉ ऑफ प्रिंसिपल जो अपना लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई किया है। साथ में जो चार्ज है उनकी प्रेजेंस की वजह से पहले जो चार्ज वहाँ रखे हुए हैं उनकी फोर्सेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस तरह से देखते हैं कि कूलोम्स लॉ होल्ड करता है पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस कब होते हैं? जब दोनों चार्जेस के बीच में गैप ज़्यादा हो जाए और चार्ज का जो साइज है वो कम हो जाए, तो ऐसे केस में कूलोम्स लॉ होल्ड करता है। इसके अलावा कूलोम्स लॉ होल्ड करता है चार्जेस एट रेस्ट के लिए और नियरली एट रेस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट रेस्ट में होने चाहिए। अगर चार्जेस मूव करते होंगे उस केस में कूलोम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। इसके अलावा कूलोम्स लॉ जो है इट इज़ एप्लीकेबल ओवर वाइड रेंज ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि फ्रॉम एटॉमिक डिस्टेंस, एटम के साइज से लेकर मैनी किलोमीटर्स तक, जहाँ पर चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, जहाँ तक उतने किलोमीटर्स तक ये कूलोम्स लॉ होल्ड करता है। यहाँ पर बोला है इसने फ्रॉम एटॉमिक डिस्टेंसेस, बट आपको एक बात बता दूं मैं, एटम से छोटी डिस्टेंस अगर हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम चले जाते हैं न्यूक्लियस के पास। तो ये क्या कहना चाहता है, इसने एटम का जिक्र किया है। एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब है कि एटम के साइज का से स्टार्ट होना है, न्यूक्लियर का साइज तो उससे भी छोटा है। तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो कूलम्स लॉ वाला पॉइंट है, न्यूक्लियस के साइज पे होल्ड नहीं करता है। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आपने आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, और साथ में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स तो रिपेल करने चाहिए। कूलम्स लॉ तो यही कहता है कि दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सभी एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। अगर यही पॉइंट न्यूक्लियस में एप्लीकेबल होता तो न्यूक्लियस कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता, बट ऐसा नहीं है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कूलम्बिक जो फोर्स है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जो एक नई फोर्स आती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम आगे वाली लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है जो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, यानी कि प्लस और प्लस जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। प्लस और प्लस का मीनिंग प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद में प्लस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि कूलोम्स के अकॉर्डिंग प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए थे। इसका मीनिंग ये हुआ कि कूलोम्स लॉ जो है न्यूक्लियस के अंदर होल्ड नहीं करता है। इसके अलावा जो आपने के देखा था 1/4πε0, उसकी सिंपल से सिंपल वैल्यू 1 लेके चलते हैं अपने सीजीएस सिस्टम के अंदर। ये बिल्कुल कॉमन सा पॉइंट है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में कूलोम्स लॉ को आगे पढ़ेंगे, बट अब की बार हम पढ़ेंगे कूलोम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखेंगे, कूलोम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बट हम किस पे फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम कूलोम्स लॉ के न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।